नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर है आसिम। आज की वारदात करीबन 4 साल पुरानी है। फरवरी 2016 की ये वारदात है। कोलकाता की वारदात है और कोलकाता में एक इलाका है बेहाला सिलपारा। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे एक 16 साल का लड़का अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकला और वो जब घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में अचानक गायब हो गया। वापस लौटने की तस्दीक इस बात से हो रही थी क्योंकि जब उसके फ्रेंड से पूछा गया कि वो मैदान में था और तो उन लोगों ने बताया कि हाँ वो मैदान में था और हम लोगों के साथ खेल रहा था और करीबन 7:30 बजे, पौने 7 बजे वो घर वापस निकल गया था। अब जब परिवार ने ढूंढना शुरू किया तो बच्चे का कहीं मालूम नहीं चल रहा था। पौने 7 बजे, 7 बजे तक वो घर आ जाता था। तो आसपास के दोस्तों ने जिस तरीके से मैंने बताया कि वो बता रहे थे कि वो खेलने जरूर आया था, वहां से लौटा भी, लेकिन घर तक नहीं पहुंचा। परिवार ढूंढ रहा था, तमाम जो लोग थे मोहल्ले के वो भी ढूंढ रहे थे। इसी बीच 8:15 बजे जो नाबालिग है उसके जो फादर हैं उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया और ये फ़ोन फिरौती का था। फ़ोन करने वाले ने बोला कि तुम्हारा जो बेटा है वो मेरे कब्जे में, मैंने उसको किडनैप कर लिया और तुम्हें 50,000 रुपये की सुपारी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो कॉल्स आते गए, मतलब कि 8:15 से लेके करीबन 10:27 तक वो कॉल आए। इसी बीच जो पिता था उन्होंने जो स्थानीय पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया और स्थानीय पुलिस ने भी खोजबीन करनी शुरू कर दी। तमाम जो गली मोहल्ले के लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने भी खोजबीन करनी शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन करी लेकिन जो बच्चा था उसका कुछ पता नहीं चला। और जब एक तरीके से पुलिस भी चली गई खोजबीन करके और जो लोग थे वो भी अपने अपने घरों में एक तरीके से लौट गए, अचानक 12 बजे के आसपास वही जो 16 साल का लड़का था वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर मिला। वो क्या मिला, उसकी लाश मिली। और लाश तो और तो कोई निशान नहीं था, लेकिन लाश की गर्दन पे निशान था जिसको देख के लग रहा था इसकी गला घोंट कर हत्या की गई है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने तब तक अपना जो टेक्निकल सर्विलेंस था वो शुरू कर दिया था क्योंकि फादर ने बताया था इस तरीके से फिरौती के लिए फ़ोन आ रहे हैं, 50,000 की फिरौती मांगी जा रही है बच्चे की जान के एवज में। तो पुलिस ने वो जो फ़ोन था वो सर्विलांस पे लगा दिया था। अब जब सर्विलांस पे वो फ़ोन लगा और उसकी टावर की जो लोकेशन देखी गई, क्योंकि फ़ोन बंद नहीं था, ये नहीं था कि फ़ोन बंद हो रहा था और उसके बाद फिर ऑन करके फिरौती मांगी जा रही हो। वो फ़ोन लगातार चल रहा था और फ़ोन लगातार चल रहा था तो पुलिस को इससे मदद मिल रही थी और पुलिस ने लगातार उसको सर्विलांस पे लगा रखा था। जब पुलिस ने टावर की लोकेशन देखी तो मालूम चला कि वो उसी मोहल्ले में किसी मकान से वो कॉल किया जा रहा है, यानी एरिया वही है। और पुलिस ने फिर बेसिकली इसमें भी एक साइंटिफिकली मेथड होता है जो पुलिस वाले जिस तरीके से पिन पॉइंट करते हैं उस जगह को जहाँ से कॉल किया गया हो। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इस पर भी कभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पुलिस वाले उस मकान तक पहुँच जाते हैं जहाँ से कॉल किया गया हो। तो ऐसा ही पुलिस वालों ने किया और फाइनली पुलिस वाले उस मकान तक पहुंच गए जहां से कॉल किया गया था। और ये मकान जो लड़का रहता था जो किडनैप हुआ था, जिसकी बाद में लाश मिली थी, उससे करीबन 15 मीटर की दूरी पर ये मकान था। और ये मकान था एक सुभाषीष दास, एलायस सुबह सुबह बोलते हैं सुभाषीष दास को। जब पुलिस पहुंची 12 बजे के बाद, करीबन 1 बजे के आसपास जब पहुंची तो इन लोगों ने, पुलिस ने उस घर में छापेमारी करी। और जब छापेमारी करी तो पुलिस ने वो जो मोबाइल था वो बरामद किया, क्योंकि सिम कार्ड जो था वो तो किसी फर्जी नाम पते पर ले रखा था, लेकिन जो लोकेशन थी वो पुलिस ने ट्रेस करी और इस तरीके से पुलिस ने उस जो लड़का था सुभाषीष दास उसको पकड़ा। वो मोबाइल भी बरामद हुआ जहाँ जिससे कॉल की गई थी। अब पुलिस ने सुभाषीष दास को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू करी। ये जो सुभाषीष दास था ये 70% ब्लाइंड था, यानी इसको एक आंख से दिखता नहीं था।
बेरोज़गार था। और तीसरी बात ये कि एक तो 70% ब्लाइंडनेस थी एक आंख में, दूसरी बात बेरोज़गारी थी, और तीसरी बात ये थी कि इन दोनों की वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो इस बात को लेके बड़ा परेशान था कि इसकी शादी नहीं हो रही थी, बेरोज़गारी थी, घर में भी कोई इस तरीके का कमाने वाला नहीं था। तो इसको लग रहा था कि अगर मैं किसी भी तरीके से कुछ पैसों का जुगाड़ कर लूँ तो मैं अपनी आँख सही करवा लूँगा, और जब मेरी आँख सही हो जाएगी तो सबसे पहले तो मेरी शादी हो जाएगी, और शादी के अलावा ये भी हो जाएगा कि हो सकता है कि मेरी नौकरी भी लग जाए। तो ये दिमाग में इसके बात चल रही थी, और करीबन 2 महीने पहले इसने प्लान बनाना शुरू किया। और वो प्लान इस तरीके से बना कि ये जो लड़का था 16 साल का नाबालिग, जिसकी किडनैपिंग इसने की थी और उसके बाद इसने हत्या कर दी, उसको उसने देखा कि नई साइकिल दिलवाई है उसके फादर ने, साथ ही नया मोबाइल दिलवाया उसके फादर ने। ये जो लोकेलिटी है वो लोअर मिडिल क्लास की लोकेलिटी थी। तो उसको लगा कि शायद इसके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा वैसा आ रहा है, तो इसको देख के इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको किडनैप कर लूँ, और इसको किडनैप करने के बाद फिरौती वसूल लूँगा, और फिरौती जब मैं वसूल लूँगा तो मैं अपनी आँख का भी इलाज करवा लूँगा, और आँख का इलाज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है शादी भी हो जाएगी और नौकरी भी लग सकती है मेरी। तो 2 महीने यानी फेब में इसने ये वारदात को अंजाम दिया, 23 फरवरी 2016 को। और दिसंबर में इसने प्लानिंग शुरू करी। दिसंबर में इसने प्लानिंग शुरू करी और सबसे पहले एक सिम कार्ड खरीदा। सिम कार्ड खरीदने के लिए भी इसने पेपर्स जुगाड़े, किसी और की आईडी वाईडी जुगाड़ने के बाद इसने वो सिम कार्ड खरीदा। और टेस्ट करने के लिए कि ये सिम कार्ड से मैं पकड़ा जाता हूँ या नहीं पकड़ा जाता हूँ, इसने अपना जो मोबाइल फ़ोन था उससे फ़ोन कॉल्स किए, और फ़ोन कॉल्स इस तरीके से किए कि इसने कुछ लोगों को फ़ोन किए, उसको उनको गालियाँ वालियाँ दी, धमकियाँ दी, कुछ जान से मारने की धमकी दी, इस तरीके की चीज़ें इसने करी। और 2 महीने में इसने जब ये सब काम किए और पुलिस वाले उनके उस तक नहीं पहुँचे, और हो सकता है कि जिसको इसने धमकियाँ दी थी जान से मारने की, हो सकता है उन्होंने कंप्लेंट नहीं करवाई हो, लेकिन इसको लग रहा था कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है और मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, अगर मैं कॉल करूँगा तो पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकती। तो इसने इस तरीके से पहले सिम की टेस्टिंग करी, और सिम की जब टेस्टिंग हो गई तब इसने 23 फरवरी को, जब ये लड़का 16 साल का ये जो लड़का है, जब ये अपने खेल के मैदान से वापस घर आ रहा था और लगभग अपने घर की सीढ़ियों पर था, तभी इसने उसे किसी बहाने से बुलाया शुभो ने, और उसके बाद उसको अपने घर में ले गया। और जैसे ये घर में घुसा, इसका जो कमरा था शुभो का वो अलग था, तो उसे अपने कमरे में लेके गया और किसी बहाना इसने बनाया, और ये जो लड़का था 16 साल का, इसका गला घोंट कर इसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इसने जो लाश थी वो अपने बेड के नीचे छुपा दी। लाश छुपाने के बाद फिर इसने 8:15 से फ़ोन करने शुरू किए, और जब 8:15 पे फ़ोन किए तो घर में उथल पुथल हुई। जो नाबालिग लड़का था, मोहल्ले वालों को ही पता चला, तो उन्हीं मोहल्ले वालों के बीच में ये भी जो नाबालिग था उसको तलाश रहा था, जबकि इसने लाश जो थी वो अपने घर के अंदर बेड के नीचे रख रखी थी। तो जब पुलिस आ गई और तमाम जो लोग थे उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया, और जब वो नहीं मिला तो हार कर सब लोग वापस चले गए। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो लगातार चल रही थी, भले ही देखने में फिजिकली नहीं चल रही थी, लेकिन सर्विलांस पे जो फ़ोन लगा रखा था उसका ये लोग बार बार एनालिसिस कर रहे थे। ये बात शुभाशीष को मालूम नहीं थी, और उसको लग रहा था कि मामला बिल्कुल टल गया। तो जब उसको लगा कि सब लोग अपने घर में चले गए, तो इसने ये जो लाश थी इसको निकाला, इसको जैसे तैसे खींच के ले गया, और पास का ही एक जो मैदान था वहाँ पर इसने ये लाश को छोड़ दिया, वापस आ गया। और उस दिन ये घर में अकेला था। इसके जो फादर थे वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गए हुए थे, और जो इसकी मदर थी वो किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। तो इसने वही वक्त चुना कि जिस समय कोई घर के अंदर ना हो, और उसी समय इसने इस नाबालिग लड़के को बुलाया, उसका गला घोंटा, उसकी हत्या की। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई उस नाबालिग की, तो एक तो स्ट्रेंगुलेशन का आया, और दूसरी बात ये था कि
उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया गया था। हालांकि ये जो सुभाषिश है, इसने मना किया कि मैंने इस तरीके का कोई काम नहीं किया। तो इस मामले में पुलिस ने लगभग कुछ घंटों में ही ये मामला सुलझाया। और मुझे ये, जब मैं इस मामले का थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, अपना जो कोलकाता में हमारे सहयोगी हैं या मेरे खुद के एक दो जानने वाले रिपोर्टर हैं कोलकाता में, उनसे मैंने जब बात करी तो उन सब की बातें सुन के मुझे वो ऋतिक रोशन की मूवी थी जो काबिल, वो याद आ गई, जिसमें वो अपनी वाइफ का रेप और मर्डर नहीं, रेप और सुसाइड थी वो उसमें, तो उसका बदला लेता है। तो यहाँ पे इसने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन ये कुछ बिल्कुल नेगेटिव था। और फ़िलहाल ये जेल में अपना वक्त काट रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश में दिव्यांगों को लेके माहौल है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है इसको नौकरी आसानी से मिल सकती थी। और वो भी 70% ब्लाइंडनेस थी, वो भी एक आंख में, दूसरी आंख तो ठीक तरीके से काम कर रही थी। इसी आधार पे कई सारे, कितने सारे, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ कंपनीज में कोटा होता है, सरकारी में तो होता ही है डिसेबल लोगों का। तो मुझे लगता है कि इसने शायद एड़ियाँ नहीं रगड़ी नौकरी पाने के लिए, और इसको जो आसान रास्ता था वो ये लगा कि किडनैपिंग कर लूँ और फिरौती वसूल लूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।